सब लोग एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 10 अक्टूबर की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है उसके 80 नंबर क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे। आज हम 81 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो दोस्त इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8वीं रैंक थी। ये मेरा रोल नंबर देख सकते हैं आप। और इसके अलावा ये मेरी एजुकेशन है और ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हुए हैं। एसएससी जेई 2022 में मेरा क्लियर था। ये दिखाने का पर्पज़ आपको बस इतना है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो अप टू मार्क है, और जो एक्चुअल में जिसका सिलेक्शन हो रखा है, जिसको पता है पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहीं आपको मैं चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जो मेरी लर्निंग्स थी वो मैं आपको बताऊँगा कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना होता है। तो दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन से अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजनिंग। तो असर्शन को हम पढ़ते हैं। सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल इन रूरल एरिया कैन बी अचीव बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर इरीगेशन प्रैक्टिस। तो रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया के अंदर, गाँव के अंदर लोगों का विकास जो होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, वो हम प्रॉपर इरीगेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर अच्छे से इरीगेशन होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो उनको पास पैसे ज़्यादा आएंगे और पैसे से वो अपना विकास कर सकते हैं। तो इसका हम रीज़न पढ़ते हैं। इन्होंने क्या दिया हुआ है, इरीगेशन विल क्रिएट ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द रूरल पीपल। तो ये बिल्कुल ठीक बात है और इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इरीगेशन, अगर पानी अच्छे से उनको खेतों के अंदर मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी गांव के अंदर, उनके पास पैसे आएंगे। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन, असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत है तो पेपर के अंदर आप इस क्वेश्चन को हिंदी के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 82 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, द प्लेसिंग ऑफ विनीर नॉर्मल टू ईच अदर इंक्रीज द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ ऑफ द प्लाईवुड। तो विनीर आपको पता होगी, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। वुड की पतली पतली जो शीट होती हैं उनको हम विनीर कहते हैं। 2 से 4 mm की बिल्कुल बारीक बारीक जो लकड़ी की शीट होती हैं, तो अगर हम उनको एक दूसरे के नॉर्मल रखेंगे तो उससे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसे बिल्कुल पतली सी एक सीट हमने ऐसे रखी और दूसरी सीट इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखेंगे, तो ये पूरी बड़ी है, तो मैं आपको बस दिखाने के लिए इस टाइप से शो कर रहा हूँ। एक सीट ऐसे रखी जाएगी, दूसरी सीट ऐसे, तो इस वाले डायरेक्शन में भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़िया होगी और इस वाले डायरेक्शन के अंदर भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़िया होगी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2, प्लाईवुड पोसेस द यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने इसको नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा है तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो जाती है इसकी सभी डायरेक्शन के अंदर। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जो 2022 वाला पेपर था, उसके अंदर भी विनीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे और अब की बार भी विनीर से क्वेश्चन आए हैं, तो इसको भी हम इसी क्वेश्चन में गिन रहे हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन द अलोएबल रेट चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज 48 मीटर, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन इज 40 मीटर एंड बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल फॉर्मूला रिकमेंडेड बाय IRC इज 45. What will be the shift in the transition curve? Take the radius of curve as 200 मीटर। तो जो ट्रांजिशन कर्व हम 3 फॉर्मूले से निकालते हैं, इसके अंदर पहले से ही उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है हम 3 मेथड से निकालते हैं और क्वेश्चन के अंदर हम तीनों मेथड से हमें दे रखी है। और हम कौन सी वैल्यू लेते हैं ट्रांजिशन कर्व की, वो हम लेते हैं इन तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एज द मैक्सिमम ऑफ द गिवन 3 क्राइटेरिया। अब जो पेपर होता है, एक क्वेश्चन को करने से हमें 40 से 60 सेकंड मिलती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्री के अंदर। तो उस हिसाब से इन्होंने हमसे इन तीनों की वैल्यू निकालने के बजाय हमें क्वेश्चन में गिवन कर दी, और उसने हमसे जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट का फॉर्मूला पूछा हमसे कि शिफ्ट कितना होगा। तो दोस्तों जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट का फॉर्मूला होता है L²/24R। ये आप बिल्कुल नीचे देख सकते हो। और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो मैक्सिमम दे लेते हैं इन तीनों वैल्यू का।
तो दोस्तों इसके अंदर मैं शिफ्ट का फॉर्मूला लिख देता हूँ। शिफ्ट होता है L²/24R, और लेंथ जो होती है वो मैक्सिमम लेंगे इन तीनों की, 45, 40 और 48। मैक्सिमम कितनी है 48, तो 48 का स्क्वायर डिवाइड बाय 24 इंटू रेडियस इसका 200। 48 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 48 इंटू 48, तो 24 2 जा, ये 100 आ गया, तो ये कितना आ गया 0.48। तो ये कैलकुलेशन कोई मुश्किल थी, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन थी, 0.48। इस क्वेश्चन को आप इजीली 40 सेकंड के अंदर हम इसे सोल्व कर सकते थे। 84 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। इसके अंदर लैमिनेट आर द प्रोडक्ट मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर 2 और मोर लेयर ऑफ द मटेरियल। तो जो लैमिनेट्स होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर ऑफ मटेरियल्स को एक साथ बॉन्ड करते हैं तो लैमिनेट बन जाती है। तो ये लैमिनेट की डेफिनेशन दी हुई है, ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। ये आप देख सकते हैं, लैमिनेट आर मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग पेपर, वुड एंड रेजिन एंड प्रेस टुगेदर। इसकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ इस टाइप से। ये 3-4 लेयर इकट्ठी होती हैं, ये लैमिनेट कहलाता है। फ्लोरिंग वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। हाई प्रेशर डेकोरेटिव लैमिनेट्स आर पेस्टेड ऑन प्लाईवुड शीट विच आर यूज फॉर लार्ज एरिया लाइक कैबिनेट, वाइड डोर शटर्स एंड टेबल। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ये डेकोरेटिव पर्पस, घर को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको प्लाईवुड की शीट के ऊपर पेस्ट करके लार्ज एरिया जैसे कि कैबिनेट, हॉल, टेबल, इन चीज़ों के ऊपर हम सजा सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो छोड़ सकते थे। 85 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए लेवलिंग सर्वे द बैक साइड ऑफ ए वाज फाउंड ग्रेटर देन द फोर साइड रीडिंग एट द पॉइंट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कोई हम एक सर्वे करने लग रहे हैं, मान लो यहाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट है, बैक साइड ऑफ ए पॉइंट पे हमने बैक साइड ली और बी पॉइंट पे फोर साइड ली। ए के ऊपर जो बैक साइड की रीडिंग है वो ज़्यादा है, जो ये वाली रीडिंग है वो ज़्यादा है, और जो ये वाली रीडिंग है वो कम है। ये वाली रीडिंग तो कम है, बी के ऊपर जो फोर साइड की रीडिंग है। तो बी के ऊपर रीडिंग का क्या मतलब हुआ, बी थोड़ा सा ऊंची ज़मीन के ऊपर है, तभी तो ये वाली वैल्यू कम आ रही है, और ए क्या है थोड़ी नीची ज़मीन पे है, तो इस वजह से ये वैल्यू ज़्यादा आ रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलिवेशन ऑफ बी इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। तो वो चीज़ हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो बी का एलिवेशन है, बी ज़्यादा ऊंची हाइट पे है, ए थोड़ी कम हाइट पे है, तो एलिवेशन ऑफ बी इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। इस टाइप से आप डायग्राम बनाकर देख सकते थे। ये हमने यहाँ बैक साइड ली थी, ये हमने यहाँ फोर साइड ली थी। 86 नंबर क्वेश्चन, इफ ए कर्व सेटअप ऑफ हाईवे हैज ए डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 120 डिग्री बिटवीन इट्स टेंजेंट एंड ए वर्साइन डिस्टेंस ऑफ 225 मीटर, then the sharpness of the curve subtended by an arc of length 30 मीटर will be। दोस्तों जो 86 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें एक कर्व दी हुई है, डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है, जैसे कि एक कोई कर्व है, इस कर्व में ये एंगल डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ हमें 120 डिग्री का, और जो वर्साइन डिस्टेंस है वो 225 मीटर है। रेलवे के अंदर हम वर्साइन डिस्टेंस पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वर्साइन डिस्टेंस, ये हमें दिया हुआ है 225 मीटर। ये आप दोस्तों एक सिंपल सर्कुलर कर्व देख सकते हैं, जो इसके अंदर एम दिया हुआ है। यहाँ देखिए सी डी, जो एम होता है इसको हम वर्साइन डिस्टेंस बोलते हैं। रेलवे के अंदर इसका फॉर्मूला होता है L²/8R, और जैसे सिंपल सर्वे में और हाईवे के अंदर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिड ऑर्डिनेट एम इज इक्वल टू R 1 - cos δ/2। तो ये हम लिख लेते हैं, वर्साइन कह लो या मिड ऑर्डिनेट कह लो, ये होता है R 1 - cos δ/2। डेल्टा कितना है 120 डिग्री, तो 120 का हाफ 60 डिग्री, cos 60 होता है
कोस 60 होगा हमारा 1/2, वो हम इसके अंदर यहाँ पुट कर देंगे। वर्साइन हमें कितना दिया हुआ है 225 मीटर, 225 मीटर इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से हमारा रेडियस कितना आ गया 1 माइनस 1/2 1/2, और 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 450 मीटर, रेडियस आ गया 450 मीटर। तो इसने शार्पनेस ऑफ कर्व बुझी हुई है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 30 मीटर। तो जो शार्पनेस होती है कर्व को हम डिफाइन करते हैं डिग्री के अंदर, ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं सभी डिग्री के अंदर दिए हुए हैं। तो जो डिग्री होती है या शार्पनेस कह लो 30 मीटर के कर्व के लिए 1719 डिवाइड बाई आर। अब यहाँ आर की वैल्यू जब हम 450 रखेंगे, 1719 डिवाइड बाई 450 तो 3.82। तो 3.82 का जो नियरेस्ट ऑप्शन है 4 डिग्री है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में गढ़ रहे हैं इसको हम, ये आपको नहीं करना था। इस क्वेश्चन को करने का मतलब था आपकी कम से कम 2 मिनट लग जाती है इसको करने में, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है और एग्जैक्ट आंसर भी नहीं आता इसका। 87 नंबर क्वेश्चन, अलाउंस फॉर कंटीजेंसी कैन बी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ। तो जो कंटीजेंसी की कॉस्ट होती है, कंटीजेंसी होती हैं अचानक से जो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, चाहे छोटी मोटी चीज़ कह लो जिसको हम डिटेल एस्टीमेट जिसका हम नहीं बना सकते, तो अब उसको हम एक्सप्रेस करते हैं टोटल कॉस्ट के परसेंटेज में। वो चीज़ हमसे क्वेश्चन में बुझी हुई थी, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, एस्टीमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये। तो कंटीजेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं टोटल कॉस्ट के परसेंटेज के ऊपर, ये होता है 3 से 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। डायरेक्ट बिल्कुल डेफिनेशन बेस कह लो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस क्वेश्चन था ये। 88 नंबर क्वेश्चन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर रबिश क्या होता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर रबिश होता है नॉन पेट्रिशिएबल सॉलिड वेस्ट। ये क्या होता है, तो दोस्तों एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उसके अंदर जो फर्स्ट पेज है वो ये होता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन कितने टाइप का होता है। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक हम रिफ्यूज़ बोलते हैं, रिफ्यूज़ का मतलब है कोई भी बेकार चीज़ यानी कूड़ा कचरा। अब उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं रिफ्यूज़ के, ऐश, गार्बेज और रबिश। ये बिल्कुल हम स्टार्टिंग में ये पढ़ते हैं इस चैप्टर के। ऐश तो हो गई राख, गार्बेज हो गया कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा कैसे, फल सब्जियों के छिलके वगैरह। और रबिश क्या होता है, रबिश होता है ड्राई नॉन पेट्रिशिएबल मटेरियल सच एज ग्लास, रबड़, पॉलीबैग्स, प्लास्टिक एंड टेक्सटाइल। इसका मतलब हो गया ना सड़ने वाली चीज़ें, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, ग्लास है, तो ये चीज़ें सड़ नहीं सकती, इनसे बदबू नहीं आएगी, तो वो होता है रबिश। और गार्बेज के अंदर आती हैं पेट्रिशिएबल, यानी कि जो चीज़ें सड़ सकती हैं, जैसे कि मांस का टुकड़ा, फल सब्जियों के छिलके, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों इसमें रबिश किसने डेफिनेशन पूछी थी, तो ये बिल्कुल इजी वाला ही क्वेश्चन था, आपको बस ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के अंदर भी ये चीज़ हम पढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज फॉर ए ट्रक टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फॉर 8 आवर इन ए डे विद ए रेट ऑफ 200 पर आवर। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 8 घंटे के लिए ट्रक आप ले रहे हो, हर घंटे का चार्ज है 200 रुपये, तो कितने रुपये देने पड़ेंगे आपको, 1600 रुपये देने पड़ेंगे। अब इसमें क्या था सोल्व करने का। 90 नंबर क्वेश्चन, इन प्लेन सर्वे लेवल लाइन आर कंसीडर्ड एज डैश एंड प्लब लाइन आर कंसीडर्ड एज डैश। तो दोस्तों जो प्लेन सर्वे होता है उसके अंदर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते। अर्थ हमारी राउंड होती है, लेकिन जब हम प्लेन सर्वे करते हैं तब हम अर्थ को क्या कंसीडर करते हैं, फ्लैट कंसीडर करते हैं। अर्थ का कोई भी कर्वेचर का इफेक्ट हम नहीं लेते। तो उसके अंदर क्या होगा, लेवल लाइन आर कंसीडर्ड है, तो लेवल लाइन क्या होंगी, ये लेवल लाइन्स हैं, तो लेवल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। आपने अपना कोई जो इंस्ट्रूमेंट है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट किया और यहाँ पे आपका जो लेवल स्टाफ है ये लिया, तो आप लाइन ऑफ इसको लेवल लाइन्स को क्या एज्यूम कर रहे हो, स्ट्रेट एज्यूम कर रहे हो। लेकिन अगर अर्थ गोल होती, अगर अर्थ को हम ऐसे कंसीडर करते तो लेवल लाइन क्या होती, कर्व हो जाती वे।
और दूसरी चीज़ है ये प्लम्ब लाइंस को हम क्या एज्यूम करते हैं। तो दोस्तों प्लम्ब क्या होता है, प्लम्ब इस टाइप का एक ये होता है, धागे से बंधा हुआ एक मेटल का कोई टुकड़ा होता है जो अर्थ के सेंटर पे पॉइंट करता है। अब अर्थ तो राउंड होती है, लेकिन लेवल इसमें प्लेन सर्वे के अंदर लेवल लाइन को हमने स्ट्रेट लेते हैं, और जो हमारा प्लम्ब होगा वो बिल्कुल ऐसे आएगा, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यानी कि ये सभी लाइन क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो लेवल लाइन हमारी स्ट्रेट आ गई थी और प्लम्ब लाइन हमारी क्या हो गई, पैरेलल। अब अगर अर्थ को हम कंसीडर कर लेते, जैसे ये हमारी अर्थ है, अगर इसको हम राउंड कंसीडर करते इस टाइप से, तो क्या होता, लेवल लाइन हमारी सारी कैसे हैं, लेवल लाइन है हमारी पैरेलल, और ये अर्थ का सेंटर है। जो प्लम्ब लाइन सारी कहाँ होती, ऐसे होती प्लम्ब लाइन सारी। तो प्लम्ब लाइन हमारी स्ट्रेट हो जाती और एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। ये है जियोडेटिक सर्वे, जिसके अंदर हमने अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर किया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्लेन सर्वे, यानी ज़मीन हमारी समतल है। ज़मीन हमारी समतल होगी तो लेवल लाइन होगी सारी स्ट्रेट या पैरेलल भी कह सकते हो, और प्लम्ब लाइन क्या होंगी, सारी की सारी ये आपस में पैरेलल हैं। आप ये चार ऑप्शन देख सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और है, आप पहला ऑप्शन पढ़िए, पैरेलल एंड स्ट्रेट। तो ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक हैं, क्योंकि जो लेवल लाइन है वे पैरेलल तो हैं ही एक दूसरे के, स्ट्रेट भी हैं और पैरेलल भी हैं। और वैसे ही जो प्लम्ब लाइन है वे भी स्ट्रेट भी हैं और पैरेलल भी हैं एक दूसरे के। तो 1 भी ठीक है और 4 भी ठीक है इसके अंदर। 91 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द कैपिटल वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग whose rent is 10,000 per annum inclusive of all tax. Outgoing are 18% of the gross rent and the expected rate of return is 9% with a 60-year life of building. तो दोस्तों कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रेंट है 10,000 रुपये, जिसमें से 18% रुपये तो आउटगोइंग में चला जाता है, यानी बिल्डिंग की मेंटेनेंस वगैरह या कोई चौकीदार वगैरह है, साफ़ सफाई वाला है, उसके रेंट के लिए। तो इसमें से हम 18% 10,000 का माइनस कर देंगे। 10,000 का 18% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,800 रुपये। तो नेट एनुअल इनकम कितनी आ गई, हर साल कितने रुपए हो जाएंगे, ये 10,000 में से 1,800 को करोगे तो ये हो जाएंगे 8,200 रुपये। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्या होती है। तो दोस्तों हमें पता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू नेट एनुअल इनकम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ, 9%। तो कैपिटलाइज वैल्यू इनटू 9% इज इक्वल टू 8200। अब इसको देखते हैं कैलकुलेटर में क्या आता है, 8200 डिवाइड बाई 0.09, ये आ गया 91,000। कैपिटलाइज वैल्यू आ गई इसकी 91, मतलब अप्रोक्सीमेट 91,000 है, एग्जैक्ट आपने कैलकुलेटर में देख लिया। ऑप्शन देखेंगे तो 91,000 इसका करेक्ट आंसर था। तो प्रीवियस ईयर में तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के ये फिक्स क्वेश्चन है, हर बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए था, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आखिरी में अटैम्प्ट करना था, ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में अटैम्प्ट नहीं करना था। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले आपने जैसे टेक्निकल सेक्शन अटैम्प्ट किया, फिर आप करेंगे जीके के सेक्शन को, फिर आप करेंगे रीजनिंग के सेक्शन को, और फिर अगर 5-10 मिनट का टाइम बचा तो फिर जो टेक्निकल के ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं, या कुछ क्वेश्चन आपको लगते हैं आपके छूट गए हैं, थोड़े बड़े वाले थे, तो आप उनको देख सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आर डन ऑन फाइन एग्रीगेट टू फाइंड आउट दी। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के जो टेस्ट होते हैं फाइन एग्रीगेट के, वो हम क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो बिल्कुल ठीक बात है, कितना पानी एग्रीगेट होल्ड करके रख सकता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से वो चीज़ पता चलेगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल,
और क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड शेप ऑफ एग्रीगेट। तो दोस्तों उसकी हम स्ट्रेंथ का भी अंदाज़ा लगाते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से। अगर एक लिमिट से ज़्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी स्ट्रेंथ लो होगी और वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो स्ट्रेंथ का भी हम एस्टीमेट लगाते हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल का भी एस्टीमेट हो जाता है उससे। अगर एक लिमिट से ज़्यादा, जैसे कि 5% से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए एग्रीगेट, या 10% से ज़्यादा करेगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो क्वालिटी का भी पता चल जाता है। लेकिन एग्रीगेट की शेप के बारे में हम कुछ खास आइडिया नहीं बता सकते वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से। तो इसका 1, 2 एंड 3 ये 3 ऑप्शन ठीक थे, ये 4 वाला इसका गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। एज पर IS 456/2000 इन द केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन 200 mm और मोर whose reinforcement bar do not exceed the 12 mm, the nominal cover uses, तो 25 mm नॉमिनल कवर यूज़ होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक का 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ये देख सकते हो SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिनिमम क्लियर कवर फॉर द मेन रीइंफोर्समेंट इन कॉलम अकॉर्डिंग टू IS 456। तो मिनिमम कवर होता है 40 mm का, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो इसका सेकंड पॉइंट पढ़िए। इन केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm और अंडर whose reinforcement do not exceed the 12 mm, नॉमिनल कवर ऑफ 25 mm मे बी यूज। तो जो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने आपको दिखा भी दिया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो 25 mm होता है कॉलम के केस में जिसका मिनिमम डायमेंशन 200 mm से कम हो। 94 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो जो सीमेंट की फाइननेस होती है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट इज सेंटीमीटर क्यूब पर kg। तो ये पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई। जो फाइननेस होती है उसको हम सरफेस एरिया के टर्म में मेजर करते हैं, और सरफेस एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत थी और वहीं हमसे इन्होंने पूछी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट कैन बी मेजर बाय एयर परमिएबिलिटी अपैरेटस। तो ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी का जो अपैरेटस होता है वो हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 3 नंबर पॉइंट पढ़िए, फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाय डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो फाइननेस का मेजर हम सरफेस एरिया के थ्रू ही मेजर करते हैं। फोर्थ ऑप्शन, इंक्रीज इन फाइननेस इंक्रीज द ड्राइंग श्रिंकेज। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर फाइननेस को हमने इंक्रीज कर दिया, बिल्कुल बारीक सीमेंट होगी तो जो हाइड्रेशन है वो ज़्यादा होगी और पानी की कंजप्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एक टाइप से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गई और उसके अंदर श्रिंकेज भी ज़्यादा आएगी। तो केवल पहली स्टेटमेंट गलत थी इसमें। 95 नंबर क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट एज पर IS 2386 यूजिंग द पिकोनोमीटर इज गिवन बाय। तो ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो इसको हम याद भी करते हैं 2134। तो ये बिल्कुल ठीक वैसे ही लिखा हुआ है 2134। तो फॉर्मूला इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है और इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया हुआ W1 क्या होता है, W2 क्या होता है, W3 क्या है और W4 क्या है। और वही चीज़ इसने पूछी हुई है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों जो पिकोनोमीटर मेथड होता है उसके थ्रू हम वाटर कंटेंट भी निकालते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकालते हैं। ये आप फॉर्मूले देख सकते हो। W है वाटर कंटेंट का पिकोनोमीटर मेथड के थ्रू, और W1, W2, W3 एंड W4 इन चीज़ों को आप देख सकते हो। इसको याद करते हैं हम 2134 ऐसे याद कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर आएगा 21, नीचे आएगा 2134 जो स्पेसिफिक ग्रेविटी G निकालने का फॉर्मूला होता है। W1 होता है खाली कंटेनर का, W2 होता है उसके अंदर मिट्टी भरी हुई होती है W2 के अंदर, W3 के अंदर उसके अंदर हमने पानी डाल दिया यानी मिट्टी है और पानी है, W4 के अंदर केवल पानी होगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। 96 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्योरिंग इज सुटेबल फॉर क्योरिंग स्मॉल थिन एंड रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन फ्रॉम रॉक्स सच एज द ग्रेनाइट एंड ग्नीस।
तो स्मॉल, थिन एंड रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन्स, उसको निकालने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? जैसे कि ग्रेनाइट और ग्नीस टाइप के स्टोन होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाते। तो हीटिंग का मेथड हम यूज करते हैं ग्रेनाइट और ग्नीस टाइप के स्टोन्स को निकालने के लिए। क्वेरिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम ज़मीन से स्टोन्स को निकालते हैं। तो स्मॉल, थिन एंड रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। छोटे, पतले और रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन निकालने के लिए जैसे ग्रेनाइट और ग्नीस हम हीटिंग के मेथड को यूज करेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन, डैश इज ए पैरामीटर दैट ए टोटल स्टेशन यूजुअली डू नॉट मेजर। तो टोटल स्टेशन ऐसा कौन सा पैरामीटर होता है जिसको मेजर नहीं करता? तो टोटल स्टेशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर नहीं करता। टोटल स्टेशन हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करेगा, स्लोप के डिस्टेंस को, वर्टिकल एंगल को, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को यूजुअली मेजर नहीं करता। तो ये ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि टोटल स्टेशन हम नहीं पढ़ते, हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये वाला क्वेश्चन आपको आता होगा। लेकिन अगर अगले साल ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको 2024 के पेपर में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि टोटल स्टेशन नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एंगल, स्लोप डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल को मेजर करता है। 98 नंबर क्वेश्चन, द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज इन कोहेजनलेस सोयल विद एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो कोई सोयल है, उस सोयल के अंदर अगर हमने पानी डाल दिया तो उसकी ड्राई डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो बल्किंग ऑफ सैंड की वजह से होता है। तो प्रीवियस ईयर में भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा हुआ है। ये सोयल मैकेनिक्स का पार्ट है। ये आप देख सकते हो, ये ग्राफ है ड्राई डेंसिटी का और वाटर कंटेंट का। जैसे जैसे हमने पानी को इंक्रीज़ किया तो जो कोहेजनलेस सोयल है, सैंड हो गई, कोर्स ग्रेन सोयल हो गई, तो उसकी ड्राई डेंसिटी एक बार कम होती है लेकिन फिर वापस वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो कंप्लीट सैचुरेशन कंडीशंस में और बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में कोहेजनलेस सोयल की जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कैपिलरी टेंशन डेवलप हो जाता है और वो सोयल के पार्टिकल्स को पास आने नहीं देता, और इस फिनोमेना को हम बल्किंग ऑफ सैंड से भी जानते हैं। तो ये वाली चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है और नोट्स के अंदर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है। 99 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक होता है मानव जनित, इंसान के कारण। तो अगर आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आता तो ये वाला क्वेश्चन आप हिंदी के अंदर भी पेपर में चेंज करके आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है। तो एयर पोल्यूशन का कौन सा सोर्स इंसान की वजह से होता है? तो दोस्तों वोल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी नेचुरल होते हैं, डस्ट स्टॉर्म जो आंधी तूफान आते हैं वो भी नेचुरल होते हैं, जंगल की आग ये भी नेचुरल होता है, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल होता है जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, ये सब इंसान की वजह से होता है, मानव जनित होता है ये। तो 1 ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। तो ये आप आसानी से कर सकते थे, बिल्कुल सोचने वाला क्वेश्चन था। 100 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ साइन आर यूज फॉर द प्लेस आइडेंटिफिकेशन एंड द रूट मार्किंग। तो एक जगह की पहचान करने के लिए और रूट मार्किंग के लिए कौन से साइन का हम यूज़ करते हैं? तो दोस्तों वो इन्फॉर्मेटरी साइन है। ये भी बिल्कुल बेसिक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और वैसे भी हम सोच के कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटरी यानी कि किसी जगह की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, जैसे ये वाली जगह दिल्ली को, ये वाला रोड दिल्ली को जाता है या चंडीगढ़ 200 किलोमीटर दूर रह गया है, तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके लिए हम कौन से साइन को यूज करते हैं? इन्फॉर्मेटरी साइन को। उसके अलावा दोस्तों एक वार्निंग साइन होता है। वार्निंग साइन में हमें चेतावनी के लिए होता है, जैसे आगे रोड चौड़ा होने वाला है, रोड पतला होने वाला है, या भाई फिसलन भरा रोड है, इस टाइप की जो वार्निंग होती हैं तो वो वार्निंग साइन होते हैं। प्रोहिबिटरी साइन हमें मना करते हैं, यानी प्रोहिबिट करते हैं किसी आगे वाली कंडीशंस के बारे में, जैसे 4.5 मीटर से ज़्यादा का हाइट वाला व्हीकल इस रोड पे नहीं जा सकता, यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं करनी। और एक होते हैं दोस्तों रेगुलेटरी साइन। रेगुलेटरी साइन होते हैं जैसे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, तो इस टाइप के साइन को हम कहते हैं रेगुलेटरी साइन। तो ये बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पे 10 तारीख की वाली शिफ्ट तो हमारी पूरी हो गई।
अब अगली बार हम जो 10 तारीख की शाम वाली शिफ्ट है उसको करेंगे। और जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हम एक बार ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं हो सकते थे। 20 किए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये आपसे उम्मीद नहीं करते आपने किया होगा। एक ये वाला भी थोड़ा फैक्चुअल बेस है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। 2 उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। 3 4 तो दोस्तों आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए? आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। तो 20 के अंदर 4 क्वेश्चन ये ऐसे दिखे जो थोड़े कन्फ्यूजिंग या ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे नहीं थे। तो 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे हो जाने चाहिए थे। ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन हमने जो किए हैं, 100 में से 70 से शायद 75 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन के बेस पे थे, जिनमें थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल इन्वॉल्व था पार्ट, या थोड़े से डायरेक्ट थ्योरी बेस या फैक्चुअल बेस थे। वो 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे। तो अगर आपका स्कोर पेपर के अंदर 70+ आप इजीली स्कोर कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे। और थोड़ा बहुत लक फैक्टर हो या अपनी जो बस पेपर में हिंट हो जाता है, बहुत बार दिमाग के अंदर आ जाता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो उस तरीके से आप 70-75 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो। और इसका मतलब है आपका टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन होना। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर 10-15 क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे या बहुत डिफिकल्ट आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पेपर में आपने देख लिए, आपका एम ये होना चाहिए कि हम 70 से 80 क्वेश्चन करेंगे और अच्छे रैंक के साथ पेपर को क्लियर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।